देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। फूलगोभी बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। दो भाइयों ने उगाई रंगीन गोभी, सभी को किया अचंभित। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिना अनुमति निकाली मशाल रैली, कोविड गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। देश में नहीं थम रहा कोरोना, इंदौर कलेक्टर ने दी चेतावनी, आदेशों का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। धार जिले के तिलगारा के एक किसान ने रंगीन फूल गोभी उगाई है। द्वारका प्रसाद बेकड़ा और मनोज बेकड़ा दो भाई हैं और दोनों कृषक हैं। इन दोनों ने उद्यानिकी फसलों में लगातार विविधता लाकर नई नई फसलें उगा रहे हैं। हाल ही में दोनों भाइयों ने रंगीन गोभी उगाई है और सभी को अचंभित कर डाला। बेकड़ा बंधुओं ने बताया कि फूल गोभी को देखने के लिए रोजाना आसपास के क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। गौरतलब है, रंगीन फूल गोभी की खेती सामान्य फूल गोभी की तरह ही होती है। इसकी बुआई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। अभी फसल आना शुरू हो गई है। इसका मूल्य सामान्य फूल गोभी से ज्यादा मिलने की संभावना जताई जा रही है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इस रंगीन गोभी में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हाल ही में दोनों भाई रंगीन गोभी को लेकर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन से मिले। कलेक्टर ने दोनों भाइयों की खूब तिलगारा के उन्नतशील कृषक में गिने जाने वाले द्वारका प्रसाद भाई और इनके एक छोटे भाई मनोज भाई है। ये नए नए वैरायटी की चीज़ें, सब्जियां हैं, फल फ्रूट में जाम है, सीताफल नया जो अभी लॉन्च हुआ जिसमें पूरा गुदा निकलता है। इस प्रकार ये कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं। गत वर्ष भी इन्होंने इस प्रकार की जो रंगीन गोभी इसका वो करा था, लेकिन इनको भी इस प्रकार से जो बाज़ार में कीमत मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़े से मायूस रहते। पर फिर भी इनका खेती में काम करने का जो नई विचारधारा और जो नई टेक्निक आई है उसमें करने के लिए ये दोनों भाई बिल्कुल खेत में ही लगे रहते हैं। गांव तिलगारा धार जिले से हैं। अभी हम रंगीन कॉलीफ्लावर की खेती कर रहे हैं। एक पीला कलर है, एक पर्पल कलर है। ये अभी हम मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, पर इसका वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा हमें, क्योंकि इसको अभी लोग बाग ने देख ही नहीं रहे हैं। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, इंदौर वगैरह भेज रहे हैं। इसमें जो पर्पल और पीला कलर का है इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम जिंक मात्रा भी अच्छी रहती है और फोटो भी आप देख सकते हो अभी इसमें। लालकुआ के बेरी पढ़ाओ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद थे। स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने यहां जोरदार उन दोनों का स्वागत किया। यहां कई भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन करना की है। इस दौरान हरीश रावत और यशपाल आर्य की मौजूदगी में इन सभी नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई और भारी जनसैलाब इनके कार्यक्रम में उमड़ पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर जोशी और उनकी पूर्व जिला पंचायत सदस्य पत्नी को कांग्रेस पार्टी में पुनः सदस्यता दिलाई गई। बताते चले कि शंकर जोशी और उनकी पत्नी सहित तमाम समर्थकों ने यशपाल आर्य की भाजपा में जाते ही भाजपा का रुख कर लिया था। जैसे ही आर्य ने वापस कांग्रेस में वापसी की तो सभी लौट आए हैं कांग्रेस में। इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर खुद यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की। उन्होंने कहा कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि भाजपा की कुछ नीतियों से जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक के मामले में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। कांग्रेस में वापसी करने वाले भाजपा नेता शंकर जोशी ने कहा कि भाजपा की नीतियों से आम जनमानस बेहद परेशान है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का रुख किया है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पुनः सत्ता में वापसी करेगी, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, और एक बार फिर सरकार बनाएगी। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पर हमलावर हो रही है भाजपा, कह रही कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने वाली थी, वहाँ प्रधानमंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए, एक चूक तो है, मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है,
केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर भी है और उस बात की गहराई से छानबीन हो। क्या बेवजह कांग्रेस सरकार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक बात, आप अचानक वोट में बदलते हैं तो उस पर किनके कहने पर ये सब बदला गया, उस पर विचार करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का धन्यवाद कहूँगा। उसके बाद मैं ग्राम पंचायत खड़गपुर का एक सेवक होने के नाते मैं अपनी ग्राम पंचायत की महान जनता का धन्यवाद कहूँगा। उसके बाद मेरी पत्नी श्रीमती किरण जोशी जी का जो जिला पंचायत क्षेत्र रहा है, उसमें से जो अपार भीड़ के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए जो लोग आए हैं, महान जनता के रूप में आई है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। अब रही बात हरीश रावत जी की, आदरणीय हरीश रावत जी तो यशस्वी मुख्यमंत्री रहे ही हैं और बनने वाले भी हैं, और मेरे राजनीतिक गुरु पिता माननीय यशपाल आर्य जी भी आए थे, जिनके निर्देशानुसार, जिनके नेतृत्व में ही मैंने आज ये कांग्रेस में अपने परिवार में पुनः वापसी करी है। अब रही बात 2022 की चुनाव की, तो 2022 में निश्चित तौर पर ये देश में नारा लग गया है, उत्तराखंड के प्रदेश में नारा है, युवाओं में नारा है। पूरा उत्तराखंड प्रदेश के युवा, किसान, मजदूर और हमारी मातृशक्ति ये कहना चाह रही हैं कि मोदी जी 2024 तक आपसे बैर नहीं और उत्तराखंड में 2022 में पुष्कर सिंह की खैर नहीं। देखिए, अब लगातार कांग्रेस पार्टी की लगातार रैलियाँ चल रही हैं। 2022 नज़दीक है, 2 महीने में ही एक काम मतलब आचार संहिता लग जानी है और इसके लगातार हमारे माननीय यशपाल आर्य जी और एवं हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लगातार दौरा कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हल्दूचौड़ में हुआ है, हल्दूचौड़ का एरिया है जो लालकुआ विधानसभा के अंदर आता है, इसमें कई लोगों ने जो पिछली बार हमारे जो माननीय यशपाल आर्य जी के द्वारा जो बीजेपी में चले गए थे, उनकी घर वापसी उनके द्वारा हुई है आज, और उसमें हमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भी बुलाया था ताकि उनके नेतृत्व में भी लगे कि आज कांग्रेस एक तरफा फतेह कर रही है। 2022 में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी में तो भगदड़ मच गई है, और यह है कि जो अब डूबता हुआ जहाज़ बीजेपी का है, लेकिन अब कांग्रेस की आने वाली है, 2022 फतेह करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला एक बड़ा मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल रैली निकाली। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया गया। हम ये तो नहीं कहते कि इस वक्त कोविड के इस सिचुएशन में इस तरह की रैलियों को सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि अभी इंदौर कलेक्टर ने किसी भी तरह की रैलियों को, धरने प्रदर्शन को बैन किया हुआ है और इसकी अनुमति भी नहीं ली गई थी। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमारे देश में इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी चूक की गई। बता दें कि इंदौर में सभी तरह के धरना प्रदर्शन और रैलियों पर प्रशासन की कड़ी पाबंदी है। बावजूद इसके युवा मोर्चा ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ये रैली निकाली। गौरतलब है, रोज इंदौर में जो कोविड के पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े हैं वो सैकड़ों की संख्या में पाए जा रहे हैं। बावजूद इसके ये रैली कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा देती है। इस दौरान मुख्य इकाई महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बाद युवा मोर्चा ने ग्वालटोली स्थित पटेल प्रतिमा से रीगल स्थित गांधी प्रतिमा तक मशाल रैली निकाली। इसमें क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला और भाजपा नेता शामिल हुए, जो बेहद उत्साहित नजर आए। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। इंदौर में जिला प्रशासन ने एक बार फिर से, हम आपको याद दिला दें कि सभी प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके युवा मोर्चा ने मशाल रैली निकाली। इसके बारे में जब युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार से सवाल किए गए तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाबंदियों के बावजूद इस तरह की रैली जो है वो निकाले जाना कितना सही है। जब इसी तरह का सवाल पुलिस अधिकारियों से किया गया कि जब मशाल रैली की अनुमति नहीं थी तो किस तरह से रैली निकाली गई, तो अधिकारियों ने कहा कि रैली की अनुमति के बारे में जानकारी निकालेंगे। अगर अनुमति नहीं हुई तो धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसकी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करता है। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जन जन में लोकप्रिय है और उनकी लोकप्रियता से बौखलाते हुए और कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए पूरी तरह से बौखला चुकी है और इस तरह के कृत्य
उन्होंने जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जान को खतरे में डाल करके एक नाकाम प्रयास किया है। पूरी तरह से देश की जनता का मनोबल उन्होंने गिराया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देश की जनता उन्हें करारा जवाब देगी और आप देखेंगे पूरे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम फहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कल पंजाब में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो वाकई में निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके कड़े शब्दों में निंदा करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से बौखलाते हुए और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार से देखते हुए इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। और यहाँ पर संवैधानिक पद जिस पर कि पंजाब के मुख्यमंत्री विराजमान है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं उन पर प्राणघातक हमला कराने का उन्होंने एक नाकाम प्रयास किया। और यहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। यहाँ पर आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता है और कहीं ना कहीं पंजाब में अब अपनी कुर्सी जाते हुए देख कांग्रेस इससे पूरी तरह से जो है बौखला चुकी है और आए दिन इस तरह का षड्यंत्र कांग्रेस करती है। देश की जनता और देश की जनता का मनोबल गिराने का काम भी कांग्रेस करती है। विकास और यहाँ पर दूसरे जो पर्याय है उनसे कुछ भी लेना देना कांग्रेस का दूर दूर तक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से जनता को बौखलाया जाए इस तरह का काम करती है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे देश की जनता, पंजाब की जनता और 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आएंगे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का उसमें परचम लहराएगा। ये पे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो भी ये रैली निकाली गई है हम पता करेंगे इसकी विधिवत अनुमति है या नहीं। अभी तक हमारी जानकारी में इसकी कोई अनुमति नहीं है। यदि अनुमति नहीं होगी तो निश्चित हम शासकीय वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने पूरी तरीके से पाबंदी लगाई हुई है, तो ऐसे में इनको अनुमति मिलना संभव नहीं है। हर तरह के धरना प्रदर्शन इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर विधिवत अनुमति नहीं होगी तो जो उचित वैधानिक कानूनी कार्रवाई होती है वो मैं करूँगी। मानसिक रूप से कमजोर युवक ने जामुन के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेजा। पूरनपुर के ढक्का चाट गांव निवासी बलराम सरकार के बेटे हरान सरकार कुछ दिनों पहले पीपलिया जयनगर में अपने मामा रवि मंडल के घर आए थे। उसकी मां भी कुछ दिनों से यही रह रही थी। बलराम और उसकी मां दोनों मानसिक रूप से कमजोर हैं। बुधवार शाम खाना खाने के बाद बलराम गुरुग्राम निवासी अपनी मौसी के घर जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन वो मौसी के घर नहीं पहुंचा। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक राहगीर ने पिपलिया के ग्राम प्रधान को सड़क किनारे जामुन के पेड़ से एक युवक के फंदे पर लटके होने की जानकारी दी। सुखदेव की सूचना पर चौकी प्रभारी संजीत कुमार यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। गांव वालों ने मृतक की शिनाख्त बलराम सरकार के रूप में की। जयनगर में रहने वाले उसके रिश्तेदारों ने बताया कि बलराम बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर था। बलराम के पिता ने उसकी मां को शादी के कुछ समय बाद ही छोड़ दिया था। तब से वह अपने भाइयों के साथ ही यहाँ रहती थी और बलराम उसकी माँ का इकलौता बेटा। आज हमारे गाँव में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हो गई है। गांव वालों ने थोड़ा सूचना देके हमें सूचित किया कि यहाँ जामुन के पेड़ पे एक शव लटका हुआ है। तो मौके पे हमने पहुँचे और पुलिस को फ़ोन किया हमने। मौके पे चौकी इंचार्ज जो है संजीत यादव जी आए, उन्होंने पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त करने के बाद ये पता चला कि मृतक का नाम बलराम सिंह है, जो बलराम सरकार जो हरण सरकार का पुत्र है। ये पूरनपुर का निवासी है और यहाँ अपने मामा के यहाँ रवि, इनके मामा का नाम है रवि, वहाँ पे आए हुए थे मिलने के लिए और मानसिक रूप से इनकी स्थिति विक्षिप्त है। मौत के कारणों का सटीक कारण तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यही प्रतीत होता है कि फांसी उन्होंने लगाई है, फंदा लगा। इंदौर जिले में कोरोना नियंत्रण को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने विस्तृत आदेश जारी किए, जिनमें शासन द्वारा तय किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों के साथ साथ अधिकारियों को सौंपी गई। कोविड केयर सेंटर, अस्पताल से लेकर होम आइसोलेशन, मास्क की अनिवार्यता के साथ जिन क्षेत्रों में ज्यादा मरीज निकल रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही मनीष सिंह ने लोगों से अपील की कि गाइडलाइन का पालन करें और मास्क अवश्य लगाएं। डफारिया जी अध्यक्ष महोदय को, योगेश मेहता जी सचिव महोदय को, कि उन्होंने एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें कि जो जल प्रदूषण को लेके जो भी डिस्चार्ज इंडस्ट्रीज़ के निकल रहे हैं
उसको समझने में या उसको ठीक करने में जो व्यवस्थाएं करनी है इंडस्ट्रीज़ को, उसकी एक अवेयरनेस के लिए ये वर्कशॉप थी, जिसमें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भोपाल के भी अधिकारी आए हुए हैं, हमारे रीजनल ऑफिसर गुप्ता जी भी हैं यहाँ पर, जो पूरा अभी टेक्निकल सेशन लेंगे, और हम लोगों का भी संवाद हुआ। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, युवा इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे उसमें काफ़ी, जो यहाँ की इकनॉमी को लेकर के, यहाँ के एक्सपोर्ट को लेकर के और यहाँ रोज़गार को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है सब लोग। इनकी जो समस्याएं थी वो भी हम लोगों ने समझी, इनको गाइडेंस भी दिया। जितनी जो टेक्निकल चीज़ें मेरे समझ में आ रही थी वो मैंने समझ करके पॉल्यूशन बोर्ड से मैंने भी समझाने का प्रयास किया। और एक जो प्रशासन की तरफ से हम लोग एक सपोर्ट कर सकते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का, कि उनके साथ कहीं भी अन्याय ना हो, या छोटी किसी गलती कर भी दी किसी इंडस्ट्रीज से हो भी गई है जाने अनजाने में, तो उसका उनको अनावश्यक लॉस नहीं हो, उस संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई। और हम लोगों ने पूरा एश्योर किया कि प्रशासन और नगर निगम और सभी सरकार के डिपार्टमेंट्स और के राज्य सरकार सब आप लोगों के साथ है। आप लोग जो आपको ये छोटी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि पूरे शहर में हार्डली 350-400 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनसे जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण कर रहा है कान के माध्यम से शिप्रा नदी को। तो चूँकि शिप्रा मोक्षदायिनी की सुरक्षा की जो पानी की गुणवत्ता उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें सभी ने बाद में AIMP के पदाधिकारियों ने वो भी शपथ भी दिलवाई, जिसमें कि शिप्रा नदी के शुद्धता के लिए सभी ने शपथ ली कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ के पानी को शुद्ध करेंगे और प्योरीफाई करके ही उसको हम लोग आगे जाने देंगे कान नदी में, ताकि शिप्रा नदी में किसी प्रकार पॉल्यूशन नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी कार्यशाला थी, अभी चल रही है, अभी टेक्निकल सेशन होगा और AIMP इसके लिए बधाई का पात्र है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।